सो हेलो एवरीवन, कबीर पाहुजा दिस साइड एंड आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और इस गिरते मार्केट से बिल्कुल भी घबराए नहीं होंगे। तो एक नया मंथ, एक नई शुरुआत, अक्टूबर मंथ, और काफी सारी नई अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज अक्टूबर में सितंबर की ही तरह अपने रुपए को डबल करने की। बहुत सारे अमेजिंग आईपीओ आए सितंबर के अंदर, बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज दी मार्केट ने। और कुछ ऐसे आईपीओ जैसे कि केआर ने और बजाज ने तो इन्वेस्टर्स के पैसे को लिस्टिंग डे पर डबल भी किया। पर अब शुरुआत करते हैं इस मंथ के पहले मेन बोर्ड आईपीओ के साथ, गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग का आईपीओ। प्रॉपर्ली एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग आईपीओ, ये कंपनी यहां पर अपने आईपीओ से 264.1 करोड़ रुपीस यहां पर रेज करने वाली है। एक चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है इस आईपीओ के अंदर कि ये जो 264.1 करोड़ है ना, ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। ये टोटली फ्रेश इशू नहीं है। फ्रेश इशू के अंदर जो इसके अंदर सिर्फ पैसा कंपनी उठा रही है वो उठा रही है 173.85 करोड़, विच मींस इतना ही रुपया 264 में से 173.85 करोड़ कंपनी के पास जाने वाला है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के लिए, ग्रोथ के लिए, या जिस भी पर्पस के लिए कंपनी यहां पर पैसा उठा रही है, आगे हम उसको भी समझेंगे। इतना ही पैसा सिर्फ 173.85 करोड़ जितना ही कंपनी के अंदर जाने वाला है। बाकी जो 90.25 करोड़ रुपीस हैं वो प्रमोटर के पास जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर 90.25 करोड़ रुपीस के जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर यहां पर बेच कर निकल रहा है। प्रमोटर यहां पर अपना रुपया लेकर निकल रहा है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस आईपीओ के अंदर ही। अगर नीचे आकर देखते हैं और थोड़ी सी बेसिक डिटेल्स, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं इस आईपीओ के ऊपर। प्राइस बैंड इस आईपीओ का रहने वाला है 92 रुपीज से लेकर 95 रुपीज पर शेयर तक का, और एक लॉट के अंदर 157 शेयर्स हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं। टोटल ये कंपनी 2 करोड़ 78 लाख शेयर्स मार्केट के अंदर लेकर आ रही है, जिसके अंदर 1 करोड़ 83 लाख शेयर्स जो है वो फ्रेश इशू के रहने वाले हैं, और 95 लाख जो शेयर्स हैं वो ऑफर फॉर सेल, जो कि प्रमोटर बेचकर निकल रहा है, उसके रहने वाले हैं। आईपीओ की डेट्स को एक बार याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आईपीओ जो है यहाँ पर 8 अक्टूबर 2024 को ओपन होगा, आज ही के दिन जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और आईपीओ जो है वो बंद होगा 10 अक्टूबर 2024 को शाम को 5 बजे तक। आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपकी कोई भी एप्लीकेशन मान्य नहीं रहेगी। उससे पहले पहले आपको अप्लाई करना और मैंडेट को एक्सेप्ट भी करना है। तो अगर आप इसके अंदर अप्लाई करते हैं फ्यूचर के अंदर 10 तारीख को, तो डेफिनेटली उससे पहले ही अप्लाई कर लीजिएगा। और 11 तारीख को आपको इसके अलॉटमेंट का पता लग जाएगा कि किन लोगों को शेयर्स अलॉट हुए हैं और किन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं हुए हैं। और 14 तारीख को जिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं है उनका पैसा वापस उन्हें मिल जाएगा रिफंड के रूप में। और 14 तारीख को ही जो लोगों को शेयर्स अलॉट हुए हैं उन्हें वो शेयर्स वहां पर डीमेट के अंदर मिल जाएंगे। और 15 तारीख को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर मिली हुई है, आपको अपनी ब्रोकिंग ऐप पर भी मिल जाएगी, यहाँ पर भी आपको मैंने बता दिया है। नीचे चलते हैं, इस आईपीओ के बारे में और नॉलेज लेते हैं। ये सब चीजें छोड़ देते हैं, इधर आते हैं। रिटेल जो है, एक पर्सन 157 शेयर्स का एक लॉट है, उसे अप्लाई कर सकता है मिनिमम, और उसके अंदर उसके 14,915 रुपए लगेंगे। एक रिटेल पर्सन को अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम 13 लॉट्स ही हैं। अगर आप उससे ज्यादा अप्लाई करते हैं तो फिर आप एचएनआई कैटेगरी के अंदर, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर आकर अप्लाई करते हैं, जो कि स्मॉल एचएनआई है, जहां पर आपको मिनिमम 14 लॉट्स अप्लाई करने हैं और मैक्सिमम वहां पर आप 67 लॉट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 67 से भी ज्यादा करते हैं तो आप फिर बिग एचएनआई के अंदर आ जाते हैं, जहां पर आपको करीबन करीबन 10 लाख के अराउंड के अमाउंट की जरूरत होती है। नीचे चलते हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ के प्रमोटर्स के बारे में। तो प्रमोटर हैं प्रवीण कुमार, विजेंद्र कुमार अग्रवाल जी, पीकेएच वेंचर्स लिमिटेड एंड मेक इन इंडिया टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड आर द कंपनीज प्रमोटर्स। ये तीनों जो यहाँ पर बताया गया कंपनी के प्रमोटर हैं। अगर आपको यहाँ पर एक नाम आया है पीकेएच वेंचर्स, ये कंपनी आज से कुछ टाइम पहले अपना आईपीओ लेकर आई थी। यहां पर अब एक और थोड़ा डाउटफुल पॉइंट मेरे लिए यहां पर आ रहा है। जब मैंने पीकेएच वेंचर्स का नाम सुना, ये आईपीओ कंपनी लास्ट ईयर आई थिंक सो अपना एक आईपीओ लेकर आई थी, और वो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब ना होने की वजह से, हम यहां पर देख भी सकते हैं, वो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब ना होने की वजह से इसको अपना विड्रॉ करना पड़ा था, क्योंकि इसको 90% सब्सक्रिप्शन रेट एक्चुअली में चाहिए होता है किसी भी आईपीओ को मार्केट के अंदर आने से पहले, और इसको वो भी नहीं मिला था। तो यहां पर मेरे लिए एक और रेड फ्लैग आ जाता है कि इसी ग्रुप का एक और आईपीओ लास्ट ईयर फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ था और उनको बैक ऑफ करना पड़ा था। सो अगर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर कंपनी के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी हुई है। कंपनी 2010 के अंदर यहाँ पर फाउंड हुई थी और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी प्रोवाइड करती है रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर, और साथ ही साथ ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हॉस्पिटली प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन्वेस्ट करती है। कंपनी के यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रेंथ्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। एक्सक्लूसिव एंड फोकस बिजनेस अप्रोच, एस्टैब्लिश एंड प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, और कंपनी ने गोल्डन चैरियट वसाई होटल एंड स्पा एंड गोल्डन चैरियट बुटीक होटल इन 2015 ये भी यहाँ पर ओपन किया। और कंपनी ने 2010 से लेकर 2017 तक एमएमआर के अंदर कंपनी ने काफी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया और उन्हें कंस्ट्रक्ट करने में इन्वेस्टमेंट की है यहाँ पर। और कंपनी काफी सारे सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर भी एमएमआर कर्नाटक एंड तमिलनाडु के अंदर भी इन्वेस्ट कर रही है।
और कंपनी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस है कंपनी की और बैलेंस शीट है वो काफी ज्यादा हेल्दी, वो तो आगे आगे एनालिसिस करके ही हमें पता लगेगा। लेकिन नीचे ना इस सब पॉइंट्स के अंदर मेरे लिए एक मेन पॉइंट जो है ना ये फिफ्थ वाला था कि यहाँ पर कंपनी के पास ना 1400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक वैल्यू है, विच मींस कंपनी के पास 1400 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जो कि करीबन करीबन 12 प्रोजेक्ट्स के साथ कंपनी के पास आ रही है। तो 1400 करोड़ रुपीस की यहाँ पर कंपनी के पास ऑर्डर बुक है, विच इज अ गुड पॉइंट फॉर मी। कंपनी यहाँ पर एमएमआर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब जैसे अलग अलग स्टेट्स के अंदर काम कर रही है और इसका काम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एज पर जो कि यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट टीम है। नीचे आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, जो कि मेन पॉइंट है। हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कशन किया था कि किसी भी कंपनी के अंदर एनालिसिस करने से पहले जो सबसे मेन पॉइंट आता है ना वो कंपनी के फाइनेंशियल्स आते हैं। यहाँ पर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें, यहाँ पर हम देख सकते हैं एसेट्स कंपनी की लास्ट 3 साल से लगातार बढ़ रही हैं। 111.03, फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर 2023 के अंदर 176.35, ये सारे फिगर्स यहाँ पर करोड़ में है। और उसके बाद 2024 के अंदर अगर हम देखें तो 228.49, और उसके बाद सिर्फ इन्होंने एक महीने का डेटा दिया है। आई डोंट नो व्हाई, बट ज्यादा देना चाहिए था। 31 मार्च 2024 के बाद सिर्फ इन्होंने एक महीने का डेटा दिया 30 अप्रैल 2024 का, लेकिन उसके अंदर भी एसेट्स बड़ी हैं एंड डेफिनेटली ये काफी अच्छा नंबर्स है। यहाँ पर ये कंपनी वेल एंड गुड है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम फाइनेंशियल्स के अंदर, तो रेवेन्यू 77.03 करोड़ थे 2022 के अंदर, फिर 161.02 करोड़ हो गए 2023 के अंदर। बहुत बढ़िया नंबर्स बढ़ते हुए, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आई 2023 से 2024 के अंदर, इसके जो फाइनेंशियल्स हैं वो 4% से कम हुए हैं। 154.47 के अराउंड ही इसके फाइनेंशियल्स जो यहाँ पर रह गए हैं। अगर हम पैट की बात करें, क्योंकि रेवेन्यू जो है वो अगर इस कंपनी का घटा है 161.02 से 154.47 पर, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी घटेगा 18.78 से, फिर पहले बढ़ा है 40.8 और 40.8 के बाद ही आ गए 36.44। यहां पर मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। एसेट्स तक मैं बहुत ज्यादा खुश था कि एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं हर साल, लेकिन जब रेवेन्यू और प्रॉफिट की यहाँ पर बात आई है तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर मी कि एक साल रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं। मेरे को यूजुअली ऐसे आईपीओ पसंद आते हैं जहां पर स्टेडी ग्रोथ दिख रही है कि हर साल धीरे धीरे ग्रो करे, थोड़ा थोड़ा ग्रो करे, बट वो ग्रोथ फेस के अंदर उसकी ग्रोथ नेगेटिव ना आ जाए। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। हालांकि जो इसकी बोरिंग्स की अगर मैं बात करूं कंपनी की, तो वो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोरिंग घटते घटते आज कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है। कंपनी के ऊपर बहुत कम कर्जा है, या आप समझ के चलिए जीरो के अराउंड कर्जा है। तो ये एक कंपनी के बारे में बहुत अच्छी चीज है। और कंपनी की इस टाइम पर अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 883.9 करोड़ की यहाँ पर कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आकर देखते हैं तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, अब यहाँ पर की इंडिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो सिर्फ लिस्टिंग डे के लिए बात नहीं कर रहे कि इन्वेस्ट करें फटाफट पैसे लेकर निकल जाएं। मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ ना वो इसलिए कर रहा हूँ कि मान लेते हैं आप इस आईपीओ के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमें उसको रखना चाहिए? पहली बात तो अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर आप अप्लाई कर भी लेते हैं तो क्या ऐसी चीजें जो हमें इस कंपनी के बारे में ध्यान रखनी है अगर हमें अलॉटमेंट मिल जाती है? रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो 36.14% की है, विच इज अ गुड नंबर। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.69, ये भी फैंटास्टिक नंबर्स है। मेरे लिए ये नंबर्स अच्छे हैं, डिसेंट है, मैं इनको देखकर अप्लाई कर सकता हूं। लेकिन जो मेरे लिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है ना वो प्राइस टू बुक वैल्यू की आ रही है 5.97। इस कंपनी के लिए 5.97 का प्राइस टू बुक वैल्यू होना विच मींस ये कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है। यहाँ पर हाईली वैल्यूड है ये कंपनी, थोड़ा ज्यादा है इसका ये वैल्यूएशन। अगर मैं इसको आगे आपको कंपेयर करके भी दिखाऊं इसके पीयर कंपेटिटर से, जो इसके साथ वाली कंपनीज है जो मार्केट के अंदर लिस्टेड है और इसी सेम फील्ड के अंदर काम कर रही है, सेम सेक्टर के अंदर काम कर रही है, उनके अकॉर्डिंगली भी अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू नंबर है वो सबसे ज्यादा रहेगा। और अगर मैं इस कंपनी के पैट मार्जिन की बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन के 23.63, वो भी काफी अच्छे हैं और वो भी पॉजिटिव है, वो भी काफी अच्छी चीज है। बट यहाँ पर जो मेरे लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम और आ गई है ना वो आ गई है ये प्राइस टू बुक वैल्यू। काफी सारे मेरे को यहाँ पर रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं इसके अंदर। सबसे पहले ऑफर फॉर सेल, यहाँ पर मुझे चीज जो है वो पसंद नहीं आई इस कंपनी के बारे में। नेक्स्ट चीज अगर मैं यहाँ पर बात करूं, मुझे यहाँ पर ये जब मैंने ग्रुप का नाम पढ़ा तो इनका एक लास्ट आईपीओ आया था वो भी फुली सब्सक्राइब नहीं हुआ था। हालांकि ये आईपीओ आज की डेट पर सब्सक्रिप्शन इसका 1 टाइम से ज्यादा हो चुका है, आई थिंक 1.9 टाइम्स के आसपास चल रहा है। बट फिर भी एक डाउट की चीज यहाँ पर हमारे लिए आ जाती है क्योंकि इसी ग्रुप का लास्ट आईपीओ फुली सब्सक्राइब नहीं होता, उन्होंने बैक ऑफ करना पड़ा था। तीसरी चीज यहाँ पर मुझे जो अच्छी लगी है वो ये है कि यहाँ पर 1400 करोड़ की बुक वैल्यू है, यहाँ पर तक अभी ये पॉइंट समझ आए। लेकिन जो डाउटफुल पॉइंट यहाँ पर आ गया ना वो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स का आ गया कि रेवेन्यू और प्रॉफिट्स इस साल घटे हैं 4% एंड 11% से। और उसके बाद जो यहाँ पर आ गया ये प्राइस टू बुक वैल्यू 5.97 का यहाँ पर ये आ गया, विच इज ऑल्सो अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर मी।
आगे हम इसका और एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कंपनी जो पैसा रेज करने वाली है 264.10 करोड़, जिसके अंदर से कुछ अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर्स जो है इसके प्रमोटर्स जो है कंपनी के वो लेकर जाने वाले, और कुछ जो अमाउंट है वो कंपनी के पास आने वाली है, वो क्यों चाहिए। सबसे पहला तो रिक्वायरमेंट है कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर है तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के अंदर कंपनी पैसा लेने वाली है, और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस के लिए, और तीसरा फिर यहाँ पर एक डाउटफुल सा पॉइंट यहाँ पर आ रहा है अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस, व्हिच मींस कंपनी कुछ ऐसी अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशंस करेगी फ्यूचर के अंदर या कर रही होगी, और उसके लिए कंपनी पैसा मांग रहा है। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने पॉइंट यहां पर क्यों दिया है कि अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस की, पता नहीं है कुछ ऐसे एक्विजिशंस कंपनी ने करना है और उसके लिए पब्लिक से पैसा उठा रही है। सो यहाँ पर भी मेरे लिए ये एक पॉइंट डाउटफुल आ गया इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने से पहले। काफी सारी चीजें यहाँ पर हैं हमारे लिए जिनको देखकर मैं भी डाउटफुल हूँ। और अगर मैं इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करूँ, इसको मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। नीचे आकर हम गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस के बारे में बात करते हैं। और ये आईपीओ अभी तक 1.96 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। आज 8 अक्टूबर 2024 तक इसके नंबर्स यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं, जो भी लेटेस्ट नंबर्स हैं। और ये कंपनी के अंदर रिटेल कैटेगरी के अंदर 3.52 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अभी तक ये आईपीओ के अंदर बहुत सारी डाउटफुल चीजें हैं जो मुझे कन्विंस नहीं कर रही है इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये आईपीओ मुझे लिस्टिंग गेन्स के लिए अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि देखो अगर फंडामेंटली इस आईपीओ को मैं देखूं तो मुझे ये इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा कि मुझे इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। आपकी चॉइस, आप इसका अपना एनालिसिस करिए। मेरे अकॉर्डिंग इस आईपीओ के अंदर मैं इसको फंडामेंटल लेवल के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक मुझे नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, अंटिल अनलेस ये नंबर्स इंप्रूव नहीं होते। अगर मैं इसको लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करता भी हूं तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी है वो एटलीस्ट 10-15 टाइम्स मुझे यहाँ पर मिलेगा, तब जाकर मैं इसके अंदर लिस्टिंग गेन्स के लिए इन्वेस्ट करना पसंद करूंगा। बाकी अभी अगर हम जीएमपी का एनालिसिस करते हैं कि किस तरीके से वो चल रहा है, और उस अकॉर्डिंग फिर आगे हम देखते हैं कि हमें इसको अप्लाई करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इस आईपीओ के अगर मैं कुछ मेजर पार्ट्स की बात करूँ ना, तो मेरे लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउटफुल हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर ये ऑफर फॉर सेल भी लेकर आए कि प्रमोटर अपना रुपया लेकर निकल रहा है, विच मींस ये ट्रस्ट थोड़ा सा मेरे लिए हटा देती है ये चीज अप्लाई करने से पहले। सेकंड इज, इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है ना, कंपनी के टॉप 10 क्लाइंट से आता है, विच इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग फॉर मी। क्योंकि आप एक खुद सोचिए ना, अगर एक भी क्लाइंट यहाँ पर कहीं चला जाता है तो कंपनी के लिए कितना बड़ा सेटबैक हो सकता है रेवेन्यू के अंदर। और एक चीज और अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये समझ आती है कि कंपनी के जो टॉप 10 क्लाइंट से तो मेजर रेवेन्यू आ रहा है, उनमें से भी जो 80 टू 90% ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है वो कंपनी के सिर्फ टॉप 5 के क्लाइंट्स दे रहे हैं। विच मींस अगर वो टॉप 5 में से कोई एक भी चला गया तो कंपनी के लिए कितना बड़ा सेटबैक है। तो यही चीज मेरे लिए, अगर मैं फंडामेंटल लेवल्स को देखकर इन्वेस्ट करूं कंपनी के कि कैसी है ये कंपनी और लॉन्ग टर्म तक जुड़ना चाहूं, तो ये एक डाउट क्रिएट यहां पर करती है, which is a not good thing for me। थर्ड पॉइंट जो मेरे लिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये है कि कंपनी जब स्टार्ट हुई थी ना, तो कंपनी स्टार्टिंग में ना सिर्फ खुद के ही इन हाउस प्रोजेक्ट्स पकड़ती थी, विच मींस अपनी ही ग्रुप की कंपनीज के लिए काम करती थी, उन्हीं के लिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पकड़ती थी, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को पकड़ती थी। लेकिन कुछ सालों बाद इन्होंने स्टार्ट किया थर्ड पार्टी के भी प्रोजेक्ट्स को लेना, कंस्ट्रक्शन करना, तो विच मींस यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस का लैक भी कंपनी के पास मेरे सामने आ जाता है। और फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये कि प्रमोटर ऑफ द जो कंपनी है ना, उनके ऊपर कुछ ना कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स इस टाइम पर चल रही हैं, और अगर वो एक्शन लिया जाता है तो डेफिनेटली ये कंपनी की रेपुटेशन को और कंपनी के प्रमोटर की रेपुटेशन को भी हार्म करता है, जिससे बिजनेस भी डेफिनेटली इफेक्ट हो सकता है। सो यहाँ पर अगर मैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आईपीओ का कंपैरिजन करूं उसके पीयर कंपेटिटर से, वो कंपनीज जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही हैं, काफी सालों से एक्सपीरियंस्ड हैं, और वो कंपनीज जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड हैं, अगर मैं उनसे कंपेरेटिव करूं तो हमने यहाँ पर एक चीज चेक करी थी कि प्राइस टू बुक वैल्यू है जहाँ जो इस कंपनी का गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का, वो काफी हाई है। हमने यहाँ पर वो चीज को एनालाइज किया था। लेकिन अगर मैं उसको बाकी कंपनी से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बीएल कश्यप एंड सन्स जो इससे काफी पुरानी कंपनी है, उसका अगर देखें तो 3.09 है सिर्फ। और अगर मैं यहाँ पर आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि एक बहुत नामी कंपनी है, उसका भी 4.28 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। वेस्टकॉन इंजीनियर्स 1.39, कैपासाइट का 1.17, पीएसपी प्रोजेक्ट्स का 2.7। लेकिन वहीं पर अगर मैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड की बात करूं तो यहाँ पर 6.33, वहां पर उन्होंने आई थिंक सो 5.97 लिखा हुआ है। आई डोंट नो ये नंबर्स के अंदर फर्क क्यों है। अगर 5.97 भी हम यहाँ पर कंसीडर करें तो भी ये नंबर ज्यादा है सभी से, विच मींस यहाँ पर भी हमारे लिए एक डाउटफुल चीज आती है कि कंपनी यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाती है कि ये ओवर प्राइस है, यहाँ पर ये ओवर वैल्यूड है, प्राइस टू बुक रेशियो जो है कंपनी का सबसे ज्यादा है। ये भी मेरे लिए चीज एक डाउटफुल हो जाती है फंडामेंटली इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट जो मेरे को इस गरुड़ा कंस्ट्रक्शन आईपीओ को लेकर एक डाउट में क्रिएट करता है वो है कंपनी का कैश फ्लो। अगर मैं इस कंपनी के कैश फ्लो की बात करूं तो 2022 के अंदर जो कंपनी की नेट कैश जनरेट हुई थी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, वो 12.92 करोड़ थी। एफवाई 2023 के अंदर 12.26 करोड़ रुपीस थी, लेकिन एफवाई 2024 के अंदर वो कैश फ्लो नेगेटिव हो चुका है, -6.81 करोड़ रुपीस। यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से पैसे की बात करूं कंपनी के अंदर, तो पहले 2020 के अंदर नेगेटिव था, 2023 के अंदर
भी नेगेटिव था, हालांकि वो अब इस साल पॉजिटिव आ चुका है, लेकिन जो मेन कंपनी का बिजनेस है, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आना है, वो कंपनी का इस साल नेगेटिव कैश फ्लो के अंदर कंपनी यहाँ पर चल रही है। और नेट कैश यूज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर अगर मैं बात करूं तो -5.08, फिर बड़ा है -12.18। और इस साल हालांकि काफी ये नंबर इंप्रूव हुआ है -0.07, बट स्टिल ये नंबर्स नेगेटिव हैं। ये कंपनी एक नेगेटिव कैश फ्लो यहाँ पर इस साल जनरेट किया 2023 से 2024 के अंदर। तो ये भी चीजें मेरे लिए एक डाउट क्रिएट करती हैं। इस आईपीओ की अगर मैं जीएमपी की यहाँ पर बात करूं तो जीएमपी इस समय पर इसका ₹5 चल रहा है, और ये तो लिस्टिंग गेन्स के लिए भी ये मुझे कहीं पर अभी अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इतना। बाकी मैं 10 तारीख को फिर भी एक बार सुबह इसको चेक करूंगा, अगर ये मुझे 50% से ज्यादा दिखता है और सब्सक्रिप्शन रेट भी बढ़ता हुआ दिखता है, तो मैं डेफिनेटली लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ के अंदर जा सकता हूं। लेकिन अगर मुझे ये जीएमपी के नंबर 50% नहीं दिखते हैं या उससे कम दिखते हैं, तो मैं डेफिनेटली इसको अवॉइड करूंगा। और बाकी आप भी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एनालिसिस देना था, वो आपको दिया है। बाकी आप अपना खुद का डिसीजन खुद लीजिए, आप चेक कीजिए, एनालिसिस करिए, प्रॉपर देखिए इस कंपनी के बारे में। बट मेरे लिए थोड़ा डाउटफुल है फंडामेंटल लेवल्स के ऊपर भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्रमोटर्स को लेकर भी हैं, और ऑफर फॉर सेल जैसी चीज भी मुझे इतना अट्रैक्ट नहीं किया उसने। और नेगेटिव कैश फ्लो है, ये कुछ चीजें हैं जो मुझे थोड़ा डाउट क्रिएट करती हैं फंडामेंटल लेवल्स पर अभी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अगर फ्यूचर के अंदर ये नंबर बढ़ते हैं, फ्यूचर के अंदर ये नंबर्स अच्छे होते हैं, कंपनी के रेवेन्यूज बढ़ते हैं, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव आता है, तो डेफिनेटली मुझे इस आईपीओ के अंदर इंटरेस्ट रहेगा। लेकिन वो फ्यूचर की बात है। आज की अगर बात करें 10 तारीख के लिए, मैं इस आईपीओ को अभी अवॉइड करूंगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप अपना नॉलेज लीजिए, मार्केट के अंदर और एनालिसिस करिए, देखिए अगर आपको ये आईपीओ अट्रैक्ट करता है तो डेफिनेटली इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।